जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि सूर्य क्या है तथा सूर्य का ये विशाल प्रकाश ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है तथा इनका जीवन काल कितने वर्षों तक है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट समझते हैं। देखिए, सूर्य एक तारा है, ये सबको पता है कि सूर्य एक तारा है। अब तारा किसे कहते हैं? तो जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है उसे हम तारा कहते हैं, और जिनके पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होता है उन्हें ग्रह कहते हैं। यानी ग्रहों के पास अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। देखिए, व्यास देखा जाए तो 1.3927 मिलियन किलोमीटर सूर्य का व्यास है, यानी 13,92,700 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। जबकि हमारी पृथ्वी का व्यास 12,700 ही किलोमीटर है, यानी 12,700 किलोमीटर हमारी पृथ्वी का व्यास है और 13,92,700 किलोमीटर हमारा सूर्य का व्यास है। अगर आकार में देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग सूर्य जो है वह 110 गुना ज़्यादा बड़े हैं, यानी इस पृथ्वी की जैसी 110 पृथ्वी जो है इस सूर्य के अंदर समा सकते हैं। सूर्य एक गैस का गोला है। इनमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, यानी हाइड्रोजन जो है वह 71% है और हीलियम 26% है। इसके बाद अन्य गैसें वगैरह भी है, लेकिन मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है तथा इनका जीवन काल देखा जाए, यानी सूर्य का जीवन काल वह 10 अरब वर्ष है, जिसमें 5 अरब वर्ष जो है वह निकल चुका है और शेष 5 अरब वर्ष और है। यानी अगले 5 अरब वर्षों में सूर्य का इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, यानी जो सूर्य हैं उनका खात्मा हो जाएगा अगले 5 अरब वर्षों में। सूर्य प्लाज्मा की अवस्था में है। अब आपसे कोई पूछे कि प्लाज्मा क्या है, तो देखिए, प्लाज्मा द्रव और ठोस के बीच का अवस्था होता है। जैसे शहद, जिसे हम लोग हनी कहते हैं, मध, अगर उसको एक जगह पे कहीं रख देंगे तो वह ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं, न सही से वह फैलेगा और न सही से वह ठोस के रूप में है। यानी वह द्रव से थोड़ा अधिक घना है और ठोस से थोड़ा सा सरल है, तो उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो सूर्य जो है वह प्लाज्मा की अवस्था में है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का प्लाज्मा अवस्था है। अब हम सूर्य के बारे में और अधिक जानने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला, ब्रह्मांड, जिसे हम लोग यूनिवर्स कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के बहुत ऐसे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार नियम दिए, जिसमें एक नियम सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं महाविस्फोटक, जिसे बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग, जिसे महाविस्फोटक के नाम से जाना। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ऐसे लगभग 14 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड के स्थान पे अनंत सूक्ष्म पदार्थ थे, जिनका घनत्व और आयतन अनंत था तथा उनमें संकेंद्रण के कारण, संकेंद्रण यानी खिंचाव के कारण, तो उनमें आपसी खिंचाव के कारण उनमें एक विस्फोट हुआ होगा और उस विस्फोट से उन पदार्थों का लाखों करोड़ों सूक्ष्म टुकड़े हुए होंगे। उन टुकड़ों में निरंतर फैलाव और विस्तार के कारण इस ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। तो इस तरह का ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पदार्थों के अंदर विस्फोट होने के कारण हुआ है तथा ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अब निहारिका, देखिए, निहारिका यानी जिसे हम लोग निबुला कहते हैं। निहारिका एक ऐसा स्थान है जहाँ पे तारों का जन्म होता है, यानी तारों का जन्म हम एक तरह से कह सकते हैं कि निहारिका के रूप में होता है। सभी ब्रह्मांड में सभी तारों का जन्म निहारिका यानी निबुला के रूप में होता है। आकाशगंगा, या इसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में गैलेक्सी कहा जाता है। देखिए, गैलेक्सी जो होता है वह एक तारों का समूह होता है। लगभग एक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे होते हैं और ऐसे करके हमारे पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं, जिसे हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। तो इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। गैलेक्सी एक तारों का समूह होता है जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी वगैरह, यानी हमारा सौरमंडल जो है वह गैलेक्सी, जिस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, यानी हमारे पृथ्वी और जो सूर्य हैं वह मिल्की वे गैलेक्सी के एक हिस्से हैं। यानी हमारा सौरमंडल मिल्की वे में आता है, जिसे हम लोग हिंदी में दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो इस तरह ब्रह्मांड के आकार के बारे में समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। इसीलिए इसे हम लोग ब्रह्मांड को अनंत या शून्य भी कह देते हैं। हमारी गैलेक्सी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा, जिसे हम लोग मिल्की वे कहते हैं, उसका सबसे निकटतम तारा कौन है? तो सूर्य। इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर जल्दी पहुंच जाता है। तथा दूसरा निकटतम तारा कौन है? तो इसको हम लोग प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। सब पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का यानी मिल्की वे का दूसरा निकटतम तारा कौन है? तो वह हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तथा तीसरा निकटतम तारा कौन है? तो वह अल्फा सेंचुरी, यानी हमारी जो मिल्की वे है उसका पहला निकटतम तारा जो है वह सूर्य है, तथा दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तथा
तीसरा अल्फा सेंचुरी है। ये तीनों क्या हैं, तारे हैं जिसमें सूर्य का ही प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आ पाता है, क्योंकि यह हमारी गैलेक्सी में यानी मिल्की वे में सबसे निकटतम तारा है और ये इससे दोनों दूर हैं। अब हम सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में समझते हैं। देखिए, यह सूर्य का आंतरिक भाग है जो 3 लेयरों में बटा होता है, कोर, रेडिएटिव जोन और कनेक्टिव जोन। अंदर वाले हिस्से को हम लोग कोर कहते हैं, इसका जस्ट बाहर वाला ये हिस्सा है सेकंड नंबर, उसको हम लोग रेडिएटिव जोन कहते हैं, और सबसे बाहरी वाले हिस्से को हम लोग कनेक्टिव जोन के नाम से जानते हैं। कोर पर टेम्परेचर यानी जो सबसे अंदर का भाग है कोर, उसका टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, यानी बहुत ही भयानक यहाँ पे टेम्परेचर होता है कोर का। तथा ये जो कनेक्टिव जोन है, यहीं पे प्रकाश का संवहन होता है, यानी प्रकाश का विकिरण जो है वह कनेक्टिव जोन के अंदर ही होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है, तो वह होता है कन्वेक्शन के थ्रू। हम हीट वाले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे कि उष्मा यानी हीट का चालन 3 तरीकों से होता है, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो वही इसमें कन्वेक्शन है जहाँ पे प्रकाश का पूर्णतः संवहन होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश किस थ्रू जो है वह हमारे पृथ्वी पर आता है, या ऐसे पूछा जाता है कि हमारा वायुमंडल उष्मा के किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो हमारा कन्वेक्शन मेथड के द्वारा गर्म होता है। तो ये हमारा सूर्य का आंतरिक बनावट है। अब हम इसके बाह्य भाग के बारे में समझते हैं। तो देखिए, सूर्य का बाह्य भाग भी 3 भागों में बटा होता है। पहला हिस्सा है प्रकाश मंडल, जिसे हम लोग फोटोस्फीयर भी कहते हैं, और प्रकाश मंडल का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहीं से हमारा प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश यहीं से निकल करके पृथ्वी पर आता है, यानी पृथ्वी पर प्रकाश ये प्रकाश मंडल से ही निकल के आता है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाह्य भाग को हम लोग बड़ मंडल कहते हैं, यानी इसे इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, और इसका टेम्परेचर 32400 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इस बड़ मंडल का टेम्परेचर 32400 डिग्री सेल्सियस होता है। तथा सबसे बाह्य भाग ये जो दिख रहा है, ये घुमा हुआ जैसे फूल के जैसा दिख रहा है, इसको हम लोग कोरोना या किरीट कहते हैं। इसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सूर्य का ये प्रकाश मंडल जिससे प्रकाश निकलता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके जस्ट बाह्य भाग को हम लोग बड़ मंडल कहते हैं, जिसे क्रोमोस्फीयर भी कहा जाता है, जिसका 32400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। और ये बाह्य भाग कोरोना या किरीट के नाम से जाना जाता है, जिसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। कोरोना वाले यानी किरीट वाले भाग से ही एक्स रे यानी एक्स किरणें सूर्य के द्वारा एक्स किरणें कोरोना या किरीट के भाग से ही निकल आता है। सूर्य का कोरोना या किरीट वाला भाग हमेशा दिखाई नहीं देता है, यह तभी दिखाई देता है जब सूर्य पे ग्रहण लगता है, यानी सूर्य ग्रहण यानी अमावस्या के समय जब सूर्य पे ग्रहण लगता है तो सूर्य का ये वाला भाग जो है ढक जाता है, यानी ये वाला भाग जो है चंद्रमा के द्वारा ढक लिया जाता है पूर्णतः, और केवल ये बाहरी हिस्सा ही दिखाई देता है जो लगभग येलो या पिंक कलर की होती है। और इसका टेम्परेचर यानी इसमें प्रकाश का टेम्परेचर जो है 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, और इसे खतरनाक किरणें बाहर निकलती है। इसीलिए सूर्य ग्रहण को हमें डायरेक्ट आंख से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि इतनी टेम्परेचर के द्वारा एक्स किरणें निकलती है और ये हमारे आंखों पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तारों का वर्गीकरण 3 तरीकों से किया जाता है, चमक के आधार पे यानी ब्राइटनेस के आधार पे, वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम के आधार पे, और ताप यानी टेम्परेचर के आधार पे। यानी चमक, वर्णक्रम और ताप के आधार पे 3 तरीकों से तारों का वर्गीकरण किया जाता है। अपना सूर्य जो है वह मध्य चमकीला तारा है, यानी सूर्य चमक में देखा जाए तो वह मिडिल लेयर में आते हैं, यानी मध्य चमक में आते हैं। जो तारा सबसे अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, यानी चमक के आधार पर अगर देखा जाए ब्राइटनेस के आधार पे, तो जो तारा सबसे अधिक चमकता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। तो अपना सूर्य जो है वह मध्य चमकीला तारा है, यानी मध्य चमकीला तारा में सूर्य आते हैं। अगर स्पेक्ट्रम के आधार पे देखा जाए तो सूर्य जो है वह जी ग्रुप का तारा है, यानी OBAFGKM। इसको शॉर्ट तरीका कैसे याद रखेंगे, तो अबाफ जी कम, यानी अबाफ जी कम, इसको OBAF अबाफ जी KM को कम, यानी अबाफ जी कम। यानी स्पेक्ट्रम के आधार पे अपना सूर्य जो है वह जी ग्रुप का तारा है। यह स्पेक्ट्रम घटते हुए क्रम में सजाया गया है, यानी जो तारा ओ ग्रुप में आता है वो सबसे अधिक चमकीला होता है तथा उसका जीवन काल उतना ही कम होता है, तथा जो बी में आता है, जो बी ग्रुप में आता है उसका जीवन काल ओ से थोड़ा अधिक होता है और यह ओ से कम चमकीला होता है, तथा जो ए में आता है वह ओ और बी दोनों से कम चमकीला होता है तथा इसका जीवन काल और अधिक होता है। इस तरह करते करते हम लोग का सूर्य जो है वह जी ग्रुप के तारे हैं, यानी जी ग्रुप में यहाँ से देखेंगे तो 5वें नंबर पे ये तारा आते हैं सूर्य।
यानी सूर्य जो है चमक में OBAF से कम है, यानी G ग्रुप का तारा सूर्य है और इसका तरंगदैर्घ्य जो है 550 नैनोमीटर होता है। सूर्य का जन्म हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनित होने से होता है। संघनन बोलते हैं किसी द्रव का ठंडा होना, यानी किसी चीज़ का ठंडा होना संघनन कहलाता है। तो सूर्य का जन्म भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संघनित होने से हुआ है और इनका जन्म स्थल निहारिका जिसे नेबुला कहा जाता है। अभी इस वीडियो में हम बता चुके हैं कि नेबुला क्या है। नेबुला तारों का जन्म स्थान है जहाँ पे तारों का जन्म होता है और नेबुला यानी निहारिका का जन्म जो है धूलकण और बादलों के संघनित होने से होता है। या तारों का जन्म भी धीरे धीरे कई वर्षों में होता है और उनका खात्मा यानी उनका अंत भी कई वर्षों में धीरे धीरे होता है। जब तारों का अंत होना होता है तो वह कई रूपों में बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसी तारों का अंत होना होता है तो वह सबसे पहले लाल दानव के रूप में बनता है, यानी जब तारों का अंतिम समय आता है तो उस समय को हम लोग लाल दानव के नाम से जानते हैं, जिसे रेड जिंट भी कहा जाता है। और लाल दानव जब और थोड़ा सा समय बढ़ता है तो लाल दानव जो है वह दो भाग में बढ़ जाता है। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान पर एक निर्भर करता है। तारा का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो उसका लाल दानव का जो स्टेज है वह श्वेत तारा के नाम से जाना जाता है, यानी वह लाल दानव जो है यानी रेड जेंट जो है वह श्वेत तारा में बदल जाता है। लेकिन उसी तारा का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से कम हो तो उसका लाल दानव का जो पड़ाव है वह न्यूट्रॉन तारा के नाम से जाना जाता है, यानी वह न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। और इसी न्यूट्रॉन तारा जो है वह आगे चलकर विस्फोट होकर के उल्कापिंड वगैरह का रूप लेते हैं। चूंकि सूर्य भी एक तारा है और अगले 5 अरब वर्षों में इनका भी अंत निश्चित है, तो इसलिए सूर्य का भी अंत जो है वह इसी तारों के अनुरूप होगा। यानी सूर्य का अंतिम समय आएगा तो वह लाल दानव बनेंगे यानी रेड जिंट बनेंगे और लाल दानव के बाद से ये कृष्ण वामन बनेंगे। चूंकि सूर्य का द्रव्यमान सूर्य के बराबर ही है इसलिए ये लाल दानव के बाद से कृष्ण वामन तारा बनेंगे और कृष्ण वामन तारा ये हल्का काला रंग का होता है और ये धीरे धीरे करते करते ये टूट करके ब्रह्मांड में बिखर जाएगा। इस तरह वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगले 5 अरब वर्षों में सूर्य का भी खात्मा इसी तरह हो जाएगा, यानी सूर्य का भी अंत हो जाएगा। आई होप आप ये समझ चुके होंगे कि तारों का जन्म और उनका अंत कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।